कृपया ध्यान दें कि इस वीडियो में जिस ट्रीटमेंट अप्रोच के बारे में आपको बताया जाएगा वो दवाओं के अलावा दी जाती है, मतलब अदर देन मेडिसिन्स। इसका मतलब यह नहीं कि वो ट्रीटमेंट बिना दवाओं के मतलब विदाउट मेडिसिन्स दिया जाता है। फिलहाल 2023 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से या जो भी गाइडलाइंस हैं उनमें कहीं भी कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मेंशन किया जाता है जिसमें कि स्किज़ोफ्रीनिया या स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर का इलाज बिना दवाओं के किया जा सके। बहुत से लोग इस उम्मीद में कि दवाएं छोड़कर कोई और दूसरा ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंट किया जाए, कुछ ऐसे इलाज की तलाश में रहते हैं, जबकि कोई भी साइकोलॉजिकल या कोई भी दूसरा ट्रीटमेंट बिना दवाओं के पॉसिबल नहीं है। किसी भी तरह का मैनेजमेंट पेशेंट का दवाओं के साथ किया जाता है। इसलिए दवाओं के अलावा और कौन से ऐसे ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज पॉसिबल हैं, इसी बारे में इस वीडियो में और कुछ आगे आने वाली वीडियोस में बताया जाएगा। नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। स्किज़ोफ्रीनिया के पेशेंट्स में एक बहुत कॉमन सिम्टम मिलता है, एक तरह की इम्पेयरमेंट मिलती है जिसे कहा जाता है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट या कॉग्निटिव डेफिसिट्स। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कि बेसिक थिंकिंग प्रोसेसेस में कमी आ जाना, उनका ठीक से काम ना करना, कॉग्निटिव फंक्शनिंग बेटर ना होना, जिसकी वजह से पेशेंट अपने बहुत से डे टू डे टास्क नहीं कर पाता। कॉग्निटिव फंक्शंस कुछ इस तरह के होते हैं जैसे कि अटेंशन एबिलिटी, ध्यान लगाने की क्षमता, मेमोरी मतलब याददाश्त, चीजें याद रखना, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं हायर थिंकिंग स्किल्स, जैसे प्लान कर पाना मतलब प्लानिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, अपनी रोज की छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं या कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने की क्या क्षमता है, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कहेंगे। फिर स्ट्रेटेजी लगाना, चीजों को समझना, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स सेट करना ताकि खुद को एक डायरेक्शन दी जा सके, खुद को गाइड किया जा सके। तो रोजमर्रा के जो टास्क होते हैं वो अक्सर बहुत हायर थिंकिंग एबिलिटीज डिमांड करते हैं। तो ये होता है एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग। मेमोरी में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है जिसे कहा जाता है वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी सिंपल भाषा में कहें तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, पर किसी भी टास्क को या किसी भी काम को करते हुए उसको कोई किस तरह से सीखता है, उसकी लर्निंग एबिलिटी क्या है, कैसे किसी काम को करते वक्त उसके स्टेप्स याद रखे जाते हैं और उन स्टेप्स को दोहराकर उसको माइंड में रख के कैसे कोई पर्सन एक बेटर तरह से कोई टास्क परफॉर्म करता है, इसे वर्किंग मेमोरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन कुकिंग सीख रहा है, तो कुकिंग सीखते वक्त उसको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है ये सारी चीजें याद रख पाना, और कोई पर्सन जब उसे परफॉर्म कर रहा है तो उसको पता हो कि इससे पहले उसने क्या किया था, क्या छूट गया, क्या करना बाकी है, ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर याद रख पाना, ये वर्किंग मेमोरी डिमांड करता है। तो किसी भी टास्क को करने के लिए वर्किंग मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे डे टू डे फंक्शनिंग में बहुत जरूरी होते हैं, और अगर ये ठीक से ना काम करे तो इसे कॉग्निटिव इंपेयरमेंट कहा जाएगा। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में करीब करीब ये सारे के सारे फंक्शंस जो होते हैं ये अफेक्टेड होते हैं, मतलब ये अपने लेवल से कम परफॉर्म करता है पेशेंट। किसी पेशेंट में मेमोरी प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे भी मेमोरी प्रॉब्लम्स हो। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग तो बहुत ही खराब हो जाती है, खासकर कि नेगेटिव सिम्टम्स अगर बहुत ज्यादा हो तो ऐसे में एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। पेशेंट अपने डे टू डे टास्क को ना प्लान कर सकता है, खुद को गाइड नहीं कर पाता, उसको हमेशा सुपरविजन की जरूरत होती है। छोटे मोटे टास्क डेली के कर पाना, खाना समय से खाना है, स्कूल या कॉलेज जाना है, अपना काम पूरा करना है, वॉक पे एक्सरसाइज पे जाना है, किसी भी काम को एक पेशेंट खुद नहीं कर पाता और उसको हर स्टेप पर जब दूसरों की मदद की जरूरत होती है, सुपरविजन की जरूरत होती है, तो हम कहते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव डेफिसिट है, मतलब पेशेंट के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस नॉर्मली काम नहीं कर रहे, जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं। इसी के साथ प्रॉपर अटेंशन ना बनना, प्रॉपर अपने को कंट्रोल ना कर पाना, इनहिबिटरी कंट्रोल जिसे कहते हैं, ये सारी चीजें आती हैं जिससे कि पेशेंट जो है वो किसी भी टास्क पर ज्यादा देर तक ध्यान नहीं दे पाता, बहुत जल्दी बोर हो जाता है और उसे जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करता है। वो अपने एरर्स, अपनी गलतियां नहीं सीख पाता, उसकी लर्निंग पोटेंशियल जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये करीब करीब सारे जो डेफिसिट होते हैं ये स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स में मिलते हैं किसी ना किसी मात्रा में, किसी ना किसी लेवल पर। अब आप देखेंगे कि ये जो फंक्शंस हैं ये कुछ हद तक तो दवाइयों से इंप्रूव हो जाते हैं,
पर मोटे तौर पर जो स्किज़ोफ्रेनिया की जो दवाइयां हैं वो डिल्यूजन्स हेलुसिनेशंस को ही कम रखने का काम करती हैं, कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर्स को कम कर सकती हैं, कुछ हद तक थोड़ा बहुत नेगेटिव सिम्टम्स को इंप्रूव कर सकती हैं, पर ज्यादातर पेशेंट्स में कॉग्निटिव इंपेयरमेंट को ठीक नहीं कर पाती दवाइयों का पूरा टारगेट पेशेंट के कॉग्निटिव स्किल्स पर नहीं हो पाता। इस वजह से कई सारे पेशेंट स्टेबल कंडीशन में पहुंच तो जाते हैं, बहुत डिस्टर्ब नहीं होते, बहुत डिल्यूजन या हेलुसिनेशन नहीं आते, पर उनका जो ओवरऑल जो फंक्शनिंग लेवल है, मतलब डे टू डे लाइफ में वो क्या कर रहे हैं, उनके सोशल टास्क कैसे हैं, उनके डे टू डे लिविंग के जो टास्क हैं जिसको एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग कहा जाता है, ADL, वो उसके बहुत खराब रहते हैं। दिन भर में उसको सुपरविजन की जरूरत होती है, जॉब बिजनेस कुछ कर नहीं पाता पेशेंट, सोशल लाइफ उसकी बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि जिस भी एरेना में, जिस भी लाइफ के एरिया में वो जाएगा वहां पर उसकी थिंकिंग स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, और अगर थिंकिंग इंपेयरमेंट होगी तो ऐसे में पेशेंट अपने लाइफ में अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, आइसोलेटेड रहेगा, एक ही जगह पड़ा रहेगा और ऐसा लगेगा कि उसमें कोई इच्छा शक्ति नहीं है, जो कि उसके नेगेटिव सिम्टम का भी पार्ट होता है। तो इस तरह के सिम्टम्स को, इंपेयरमेंट को इंप्रूव करने के लिए जब दवाइयां या तो काम नहीं करती या दवाइयां उस पर असर ला ही नहीं सकती, तो इस तरह की इंपेयरमेंट को इंप्रूव कराने के लिए कॉग्निटिव रेमेडिएशन थेरेपी या कॉग्निटिव रेमेडिएशन ट्रेनिंग दी जाती है, जिसकी मदद से पेशेंट की कॉग्निटिव स्किल्स को इंप्रूव किया जाता है, उसकी रेमेडी दी जाती है, ताकि पेशेंट अपने दिमाग को, अपने थिंकिंग स्किल्स को प्रॉपर यूज कर सके और अपने डे टू डे फंक्शनिंग में इंप्रूवमेंट ला सके, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो सके, जिसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं फंक्शनल इंप्रूवमेंट आ सके। क्योंकि सिर्फ सिम्टम्स के दब जाने से, खत्म हो जाने से या स्टेबल रहने से हम नहीं कहेंगे कि हम पूरी रिकवरी अचीव कर पाए हैं। बहुत सारी रिकवरी जो है पेशेंट की, वो उसके कॉग्निटिव स्किल्स पर डिपेंड करती है। तो कॉग्निटिव रेमेडिएशन थेरेपी जो है वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड करते हैं, और किसी किसी केस में रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। पर ये मोटे तौर पे ये 3 टाइप के प्रोफेशनल्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे कॉग्निटिव टास्क कराए जाते हैं। पेपर पेंसिल टास्क भी हो सकते हैं, ऐप बेस्ड टास्क भी हो सकते हैं, या एक कंप्यूटराइज्ड टास्क हो सकते हैं जिसमें कि लैपटॉप या डेस्कटॉप को यूज किया जाता है, जिसमें सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल्ड होते हैं और वो सॉफ्टवेयर्स की मदद से एक पेशेंट काफी सारे टास्क करता है। अब ये जो टास्क हैं ये गेम जैसे भी हो सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि गेम्स और पजल्स की मदद से पेशेंट के थिंकिंग को इंप्रूव भी किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे ऐप अवेलेबल हैं गूगल प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे, जिसकी मदद से पेशेंट की थिंकिंग को एनहेंस किया जा सकता है। पर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे पेशेंट्स ये कॉग्निटिव रेमेडिएशन का ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, या तो उनको कभी रिकमेंड नहीं किया जाता, या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या ऐसे ट्रेंड प्रोफेशनल्स हमारे आसपास अवेलेबल नहीं होते जो कि इस तरह का ट्रीटमेंट दें। खासकर ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये बहुत कॉस्टली होते हैं, कई सारे लोग ये सॉफ्टवेयर्स अफोर्ड नहीं कर पाते, इस वजह से वो ये ट्रीटमेंट नहीं देते। इनफैक्ट डॉक्टरों में, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में, साइकाइट्रिस्ट में बहुत कम अवेयरनेस है कॉग्निटिव रेमेडिएशन को लेकर, जबकि बहुत सारे बाहर के देश जैसे कि यूरोप, अमेरिका के जो कंट्रीज हैं वहां पर बहुत कॉमनली यूज किया जाने लगा है अब कॉग्निटिव रेमेडिएशन ट्रेनिंग वाले प्रोग्राम्स। बहुत इफेक्टिव होता है, पेशेंट में बहुत सारी फंक्शनल रिकवरी ला सकता है। इसके कई सारे टाइप होते हैं, कई अलग अलग टारगेट होते हैं। कुछ टास्क का फोकस होता है सिर्फ थिंकिंग स्किल्स को इंप्रूव करना, तो कुछ टास्क का फोकस होता है कि थिंकिंग के साथ साथ पेशेंट की अपनी डे टू डे लाइफ में फंक्शनिंग इंप्रूव की जाए। क्योंकि कई बार सिर्फ पेपर पेंसिल टास्क से या कंप्यूटराइज टास्क से पेशेंट की लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता, पेशेंट सिर्फ उस टास्क को बेटर करना सीख जाता है। तो टास्क को बेटर करने का क्या मतलब, सिर्फ कुछ थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं पर वो लिमिटेड है सिर्फ कुछ टास्क को लेकर। तो उसको कैसे जनरलाइज किया जाए, कैसे पेशेंट की डे टू डे लाइफ में उसको इंप्रूव कराया जाए, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स को इंप्रूव करके, ये भी टारगेट रखा जा सकता है कई पेशेंट्स के मामले में। तो जो पहले वाली अप्रोच है उसको रेस्टोरेटिव स्ट्रेटेजी कहते हैं, जहां सिर्फ थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं। तो दूसरी कंपनसेटरी बेस्ड टेक्निक्स होती हैं, स्ट्रेटेजीज होती हैं, जिसके अंदर पेशेंट की डेली लाइफ में भी इंप्रूवमेंट लाई जाती है। क्योंकि साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन ये स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के लिए बेहद जरूरी होता है, ताकि पेशेंट अपने डे टू डे लाइफ में ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल हो पाए। तो कह सकते हैं कि जो नॉन मेडिसिन वाली जो अप्रोच है, जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के मामले में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, काम करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, वो होती है कॉग्निटिव रेमेडिएशन थेरेपी। और इसका जो टारगेट है वो बिल्कुल अलग होता है दवाइयों के मुकाबले।
दवाइयां कुछ हद तक थिंकिंग स्किल्स को इंप्रूव करती हैं, पर ज्यादातर पेशेंट्स के अंदर वो जो थिंकिंग परफॉर्मेंस है वो बहुत स्टेबल हो जाती है, एक लेवल से आगे नहीं बढ़ पाती। और अगर दिमाग यूज नहीं किया जाएगा, टास्क करके अगर स्किल्स इंप्रूव नहीं की जाएंगी, तो पेशेंट में इंप्रूवमेंट ना के बराबर आएगी। सालों साल तक पेशेंट एक ही जैसा दिखाई पड़ेगा, कभी कभी उसको रिलैप्स हो सकता है, कभी वो दवाइयां छोड़ देगा या कभी कुछ और प्रॉब्लम्स आएंगी, पर कॉग्निटिव स्किल्स उसकी इंप्रूव नहीं कर पाती। इसका सीधा सा कारण है क्योंकि जब हमने दिमाग यूज कराने की आदत ही नहीं डाली, उसके स्किल्स और उसके एबिलिटी को इंप्रूव ही नहीं किया, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि पेशेंट जो है वो बेटर परफॉर्म करेगा। इनफैक्ट बहुत सारे जो लाइफ के जो गोल्स हैं वो पेशेंट पूरे नहीं कर पाता, जैसे कि जॉब नहीं कर पाता, बिजनेस नहीं कर पाता, पढ़ाई नहीं कर पाता, शादी में टिक नहीं पाता। ये सारी चीजें नहीं हो पाती क्योंकि बेसिक कोर स्किल्स ही उसके इंपेयर्ड हैं, खराब है, काम नहीं कर रहे हैं। तो उनको जब तक इंप्रूव नहीं किया जाएगा तो कैसे उम्मीद की जाएगी कि पेशेंट जो है वो अपने लाइफ के गोल्स और एम्बिशंस को पूरा कर ले। पेशेंट बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन रख सकता है, घर वाले बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, पर उस एक्सपेक्टेशन को, गोल को, टारगेट को पूरा करने के लायक पेशेंट के अंदर थिंकिंग कैपेसिटी होनी जरूरी है। वो कैपेसिटी इंप्रूव कैसे होगी? वो कॉग्निटिव रेमेडिएशन की मदद से इंप्रूव की जा सकती है। और दुनिया भर में जितने भी रिसर्च हो रहे हैं वो ये बताते हैं कि कॉग्निटिव रेमेडिएशन कॉग्निटिव इंपेयरमेंट को दूर करने में और कुछ हद तक नेगेटिव सिम्टम्स को भी दूर करने में काफी हेल्पफुल होती हैं। तो पॉजिटिव सिम्टम्स, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, वो अलग डोमेन के सिम्टम्स हैं, दवाइयां उनको काफी हद तक कम कर देंगी। डिसऑर्गेनाइज सिम्टम्स भी काफी कम कर देंगी, पर कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, नेगेटिव सिम्टम्स, इनको दूर करने में दवाइयां करीब करीब नाकाम रहती हैं। इन पर अच्छा असर आ सकता है कॉग्निटिव रेमेडिएशन की मदद से। कुछ और वीडियोस में आगे इस बारे में डिस्कस करूंगा और ज्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा कि कॉग्निटिव रेमेडिएशन थेरेपी कैसे काम करती है, किस टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, किस किस टाइप के टास्क होते हैं, कौन सी एप्स हैं जो यूज की जा सकती हैं, जो कि घर पे ही उनको यूज किया जा सकता है, उनके कुछ फ्री और पेड वर्जन्स होते हैं, कैसे वो हेल्प कर सकते हैं डे बाय डे एक पर्सन को अपनी कॉग्निटिव स्किल्स इंप्रूव करने में, किस तरह से रिसर्च की गई है और वो किस तरह का एविडेंस दिखाती है कि कॉग्निटिव रेमेडिएशन जो है वो एक पर्सन की लाइफ को कितना बेटर कर सकती है, इस बारे में भी बात करूंगा। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स होती हैं, इस पर भी आगे बात करूंगा। जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं कॉग्निटिव रेमेडिएशन पर बात करूंगा अपनी आगे की वीडियोस में। ये वीडियो मैं मई 2023 में बना रहा हूं, हो सकता है आप 2024-25 में देख रहे हो या और किसी टाइम पर देख रहे हो, तो शायद मैंने ऐसी वीडियोस बना दी होंगी, आप चेक कर सकते हैं। पर फिलहाल अभी तक ये मेरी कॉग्निटिव रेमेडिएशन पर पहली वीडियो है जो स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में है। हालांकि स्किज़ोफ्रेनिया के अलावा और भी कई सारे डिसीजेस और डिसऑर्डर्स में इसको यूज किया जा सकता है, जैसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज होती हैं, ADHD होता है, ऑटिज्म में यूज की जा सकती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी के कई क्रोनिक पेशेंट होते हैं उनमें यूज की जा सकती है, OCD हो सकता है, बायपोलर डिसऑर्डर पर इस पर काफी रिसर्च हो रहा है इस टाइम। तो ऐसे कई सारे दूसरे डिसऑर्डर्स हैं जहां पर थिंकिंग एबिलिटीज बहुत खराब हो जाती हैं, पुअर हो जाती हैं और काफी टाइम तक एक पेशेंट जो है अपने सिम्टम्स और अपनी कंडीशन की वजह से करीब करीब कॉग्निटिवली डिसेबल्ड हो जाता है। उस केस में पेशेंट के लिए कॉग्निटिव रेमेडिएशन थेरेपी बहुत इफेक्टिव होती है, कह सकते हैं कि संजीवनी का काम कर सकती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं, ये जो मैंने जानकारी दी इससे कहीं ऐसा अंदेशा लगे कि ये तो भाई रामबाण है कि इससे तो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बड़े बड़े क्लेम नहीं किए जा सकते, मैं भी कोई ऐसा क्लेम नहीं कह रहा इस वीडियो में कि भाई इससे तो सारी प्रॉब्लम जो बची कुची हैं सब दूर हो जाएंगी, स्किज़ोफ्रेनिया क्योर हो जाएगा। नहीं, मेरा ये मोटिव नहीं है इस वीडियो को बनाने का या ये जानकारी देने का। मेन बात जो यहां समझने की है वो ये कि हां, दवा के अलावा कोई और ट्रीटमेंट स्किज़ोफ्रेनिया का पॉसिबल है। दवा के अलावा बहुत सारे जो दूसरे सिम्टम्स या इंपेयरमेंट्स होती हैं जो पेशेंट में बनी रहती हैं, उनका कोई इलाज नहीं हो पाता, दवाओं से उसका भी इलाज पॉसिबल है। उसके बारे में पता होना जरूरी है और उसकी तरफ आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो इंप्रूव करता है सिर्फ केमिकल इंबैलेंस को दूर करके नहीं। ब्रेन के अंदर अगर हम एक्टिविटी करवाएंगे, जब भी कोई टास्क किया जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं कॉग्निटिव रेमेडिएशन को, ये एक तरीके की ब्रेन गेम्स होती हैं, ब्रेन जिमिंग। ब्रेन का जिम है मतलब ब्रेन की एक्सरसाइज कर रहे हैं। ब्रेन एक मसल है, मसल मान सकते हैं इसको, तो ये मसल की पावर को बढ़ा रहे हैं, जैसे जिम के अंदर जाके फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, तो ब्रेन की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। मोटे तौर पे ले टर्म्स में हम ये कह सकते हैं। पर ये जो छोटी छोटी स्किल्स होती हैं ये दिमाग के अंदर के कनेक्शंस चेंज कर देती हैं, जिसे कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब दिमाग के कुछ हिस्से जो काम नहीं कर रहे स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से, जहां पर कनेक्शन प्रॉपर नहीं बन पा रहा, तो उसको अलग रास्तों से कनेक्शन बनने लगेंगे अगर हम उस लेवल के, उस तरह के
काम दिमाग से लेने लगे। तो दिमाग अगर काम ही नहीं कर रहा, दिमाग को काम ही नहीं करवाया जा रहा, तो ऐसे में जो डेफिसिट आया हुआ है वो एज इट इज बना रहेगा। दिमाग को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो नए कनेक्शंस बनाए। तो दिमाग को नए कनेक्शंस बनाने का मौका मिलता है कॉग्निटिव रेमेडिएशन की मदद से। बहुत सारे इसके फायदे हैं, बहुत सारे इसके प्रोसेसेस एक्सप्लेन किए गए हैं, कई कई तरह से ये पेशेंट्स को हेल्प करती हैं। और जैसा मैं कह रहा था, इसमें हम बड़े दावे नहीं रख सकते कि हाँ पूरा पेशेंट जो है वो ठीक हो जाएगा, पर बहुत बड़ी रिकवरी पेशेंट्स दिखा सकते हैं। हर तरह के पेशेंट्स बहुत बड़ी रिकवरी दिखा सकते हैं कॉग्निटिव रेमेडिएशन की मदद से। कुछ पेशेंट्स बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखा सकते हैं, तो कुछ पेशेंट्स में कुछ हद तक इंप्रूवमेंट आ सकती है। ये डिपेंड करता है कि ये थेरेपी कैसे कराई जा रही है, कौन इसको प्रोवाइड कर रहा है, कितने टाइम तक दी गई है, कितने ज्यादा उसके सेशंस हुए हैं, कितना ज्यादा पेशेंट जो है वो घर पे प्रैक्टिस करता है, कौन उसके आसपास मौजूद है जो कि उसको ये एक्सरसाइजेस घर पे करवा सकता है, क्योंकि पेशेंट को सुपरविजन की जरूरत तो पड़ेगी ही। कितना पेशेंट खुद से मोटिवेटेड है, कितना पेशेंट अपने थेरेपिस्ट के साथ एक अच्छा कनेक्शन बना पाया है, कितना पेशेंट जो है वो पॉजिटिव है अपनी लाइफ में, उसका टेम्परामेंट अच्छा है, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं है, घर का माहौल कैसा है, घर में ट्रीटमेंट के लिए कितना सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियली वो कितना अपने को ट्रीटमेंट लेने में कैपेबल समझता है। बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी ट्रीटमेंट की सक्सेस को डिटरमाइन करते हैं। ऐसे फैक्टर्स के बारे में भी आगे बात करूंगा, या बात कर ली होगी अगर आप बहुत आगे मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो कॉग्निटिव रेमेडिएशन के बारे में जाने, ज्यादा से ज्यादा जाने। अभी इस वीडियो को देख के आप इंटरनेट पर जाएं और जानकारी लें, यूट्यूब पे और वीडियोस देखें। इंडियन यूट्यूबर्स ने कितनी वीडियोस बनाई हैं मुझे नहीं आइडिया कि किसी ने ज्यादा बनाई होंगी, ना के बराबर लोग बनाते हैं, पर इंग्लिश वीडियोस आपको बहुत मिल जाएंगी। तो देखें, जानें कि ये कैसे काम करती है, कैसे ली जा सकती है और कैसे आपके पेशेंट को ये हेल्प कर सकती है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो लाइक कर लेना और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।